हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति सुमन एंड यू आर वाचिंग बिहारी बैकबेंचर्स। तो आज ये वीडियो हमारा 4th वीडियो है इन सीरीज, जो हमारा 4th चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो हमने अब तक प्रोडक्शन के बारे में जाना कि किस तरीके से प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड हो रही हैं। फिर हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना, फिर WTO के बारे में जाना। आज हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, इसका क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया 1991 के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ, यानी कि हमने ट्रेड के जो रूल्स थे उसको थोड़े कम स्ट्रिक्ट किया, ट्रेड को बढ़ावा दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का पीरियड शुरू हुआ 1991 के बाद। और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ है। इंडिया में भी कई सारी विदेशी कंपनियां, कई सारी MNCs आई और उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ। कई सारे दूसरे देशों के बने हुए प्रोडक्ट भी हमारे मार्केट में आए, जिसको कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। तो इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक आप जानते हैं, एक कंज्यूमर पार्ट होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, यानी कि उसका उपयोग करता है। दूसरा पार्ट होता है प्रोड्यूसर का पार्ट, यानी कि जो डिफरेंट तरह की, जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। तो शुरू करेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था, इनका इफ़ेक्ट कंज्यूमर्स पे पॉजिटिव रहा। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, तो अगर हमें कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाके या शॉप में भी जाके कई सारे कंपनी के मोबाइल फ़ोन निकलवाते हैं। रेडमी का निकलवा लिया, रियलमी का निकलवा लिया, सैमसंग, मोटोरोला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर हम कंपेयर करते हैं कि किस मोबाइल में हमें कम प्राइस पे ढेर सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस आ गए प्रोडक्ट्स में, और इस कंपटीशन के कारण सारी कंपनियों को अपना मोबाइल ज़्यादा बेचना होगा, तो वो क्या करेंगी, कोशिश करेंगी कि प्राइसेस को रिड्यूस किया जाए ताकि लोग खरीदें। तो कंज्यूमर्स को प्राइसेस में भी बेनिफिट हुआ। अब कम प्राइसेस में भी कई सारे प्रोडक्ट्स, मोबाइल का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, तो मोबाइल्स मिलने लगे हैं, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आने लगे हैं, एक कह सकते हैं एक अच्छे प्राइस में मिलने लगे हैं। तो कंज्यूमर को ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला, प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में भी और वैरायटी के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि अब उनके पास बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। इसी के साथ साथ हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो पीपल हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अब उनको पहले चीज़ें महंगी मिलती थी तो वो कम चीज़ खरीद पाते थे, अब सस्ती मिल रही हैं तो वो दूसरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। एक चीज़ से जो पैसा बचा उससे वो दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ों पे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। तो कंज्यूमर के एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। अब अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया 1991 के बाद ग्लोबलाइज होना शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ। तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रही हैं MNCs, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अपने प्रोडक्ट्स को भी लेके आ रही हैं ताकि इंडिया के लोग उसको खरीदें, यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स बना रही हैं। इसका मतलब जाहिर है कि उनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट कमाने को मिल रहा है। इसका क्या असर हुआ, तो हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल फील्ड्स हैं लाइक ऑटोमोबाइल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज लाइक बैंकिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है उन कंपनीज़ का, क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है और कई वैरायटीज़ भी देखने को मिलती हैं। अब एक बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन की कंपनी आती है, अमेरिकन कंपनी, इंडिया में कोई प्रोडक्शन यूनिट या कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, तो जाहिर सी बात है उसको उस फैक्ट्री के लिए इंजीनियर्स चाहिए होंगे, मैनेजर्स चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे। तो कई बार ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इनके कारण वहाँ के आसपास के लोगों को जॉब मिलती है, कई सारे लोगों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, तो इससे उनकी इनकम भी बढ़ती है। तो कुछ लोगों को वहाँ से भी बेनिफिट मिलता है जिनको वहाँ पे जॉब करने का मौका मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडियन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो फॉरेन कंपनी है, जो MNCs हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं, यानी कि वो यहाँ के कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्ट करती हैं और फिर उसके कारण यहाँ की कंपनीज़ ग्रो कर पाती हैं। जो कोलैबोरेशन होता है उसके कारण भी इंडियन कंपनीज़ ग्रो कर पाई हैं। एट द सेम टाइम जब फॉरेन कंपनी का आना शुरू हुआ, जब ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ के साथ कम्पीट करना था, क्योंकि अगर वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और कम रेट में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग
इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही नहीं, वो फिर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस कंपटीशन के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इंडिया में, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना शुरू किया और इस ग्लोबलाइजेशन के कारण वो एक्सेस भी कर सके, दूसरी कंपनीज के पास जा सके, दूसरी कंट्रीज़ में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही थी उसको वो अपनी कंपनी में अडॉप्ट करना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो इंडियन कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रही हैं और बढ़ते कंपटीशन के कारण उनका जो इफ़िशियंसी है, जो प्रोडक्शन की क्षमता है, उसको बढ़ाया गया और काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला। यहाँ तक कि इंडियन कुछ कंपनी भी देखा गया कि वो MNCs में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि वो इतनी बड़ी हो रही हैं, उनका इनकम और टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो चुका है कि अब वो दूसरे देश में जाके, यानी कि इंडिया की कंपनी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, वो MNCs बन गई। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में आप टाटा मोटर्स देख सकते हैं, IT के फील्ड की बात करें तो आप इन्फोसिस देख सकते हैं, एशियन पेंट्स वगैरह कुछ के एग्जाम्पल्स है कि कैसे इंडियन कंपनी MNCs बन गई हैं इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के कारण। इसी के साथ साथ ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, इसने कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं सर्विस सेक्टर में, लाइक बैंकिंग वगैरह। कई सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में आए हैं, एस्टैब्लिश हुए हैं, वो नई नई इंश्योरेंस कंपनी, नई नई चीज़ों के साथ आते हैं। या फिर एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप ज़रूर किसी ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानते होंगे, या अपने थ्रू नहीं तो आप किसी आसपास के लोगों से बात करेंगे तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानते होंगे। ये जो सॉफ्टवेयर या IT इंडस्ट्री है, इसके डेवलपमेंट के पीछे भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि होता क्या है कि अब फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनाना है, आप एप्लीकेशन जानते हैं, कितने ही सारे एप्लीकेशन आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप है या फिर अगर क्या कहें टेलीग्राम है, गेमिंग ऐप्स बहुत सारे हैं। तो कोई ऐप बनाना है तो फॉरेन कंपनी क्या करती है, वो अपने देश में ऐप का सॉफ्टवेयर डेवलप ना करके वो इंडियन कंपनी को असाइन करती है। तो इंडियन कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनको ऐप्स डेवलप करने हैं, तो इनके पास सर्विस सेक्टर में ग्रो करने का भी एक अच्छा स्कोप देखने को मिला है। एट द सेम टाइम हमने आपको बताया था कि कई बार MNCs जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के भी प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं, तो इससे उनको भी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी कभी कभी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं। जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, तो उनका भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। तो हम देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर्स के कॉन्टेक्स्ट में या सम लोकल प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेक्स्ट में या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन से। पर ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है इंडियन सोसाइटी में। हम लोग उसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू कह सकते हैं या 2 केसेस के थ्रू समझाया गया है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो पहला है स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। इसका मतलब है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो किसी भी तरीके से बहुत मेहनत करके या किसी भी तरीके से वो कम्पीट करें बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, या फिर वो पेरिश हो जाए, यानी वो मार्केट से बाहर निकल जाए, प्रोडक्शन बंद कर दें। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल है राइजिंग कंपटीशन का। ये एक रवि नाम के आदमी का एग्जाम्पल है जो कि कैपेसिटर्स बनाते हैं। कैपेसिटर्स को जनरली टेलीविज़न में या ट्यूबलाइट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो इनिशियली जब इसने काम शुरू किया था रवि ने, तो उसने लोन लिया था बैंक से और वो लगभग 20 वर्कर्स के साथ काम करते थे, वो कैपेसिटर्स बनाते थे और उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और 2001 आते आते कई सारी फॉरेन कंपनीज आ गई जो कैपेसिटर प्रोवाइड करती हैं। एट द सेम टाइम इंडिया में जो टीवी वगैरह बनता था, जो असेंबल होता था, उसका भी काम दे दिया गया दूसरी कंपनीज को और अलग से कंपनीज बनाई गई असेंबल करने के लिए। तो और जो कैपेसिटर थे वो भी बहुत कम रेट में, आधे से भी कम दाम में अवेलेबल होने लगे कंपनीज को। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी टीवी बनाने वाली कंपनी को अगर सस्ते में उसके पार्ट्स मिल रहे हैं, लाइक कैपेसिटर मिल रहा है, तो वो क्यों महंगा खरीदेगी। तो अब जो रवि के कैपेसिटर्स का डिमांड है वो काफ़ी कम हो गया है और बहुत कम दिनों में उनके प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। अब रवि आधे से भी कम कैपेसिटर का प्रोडक्शन करते हैं और अब उनके कंपनी में मात्र 7 लोग काम करते हैं उनके साथ कैपेसिटर बनाने का। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों को रवि ने कहा होगा कि आप अब नहीं कर सकते हैं हमारे साथ काम, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रोजगार भी कम हो गया। एट द सेम टाइम रवि जैसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी नुकसान हुआ उनको, और इनफैक्ट रवि के कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको कि
जो कैपेसिटर वगैरह का ही प्रोडक्शन करते थे या नट बोल्ट वगैरह बनाते थे, उनको मार्केट से बाहर होना पड़ा, यानी कि उनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। जो कम्पीट कर पाए वो कर पाए, अदरवाइज उनके सर्वाइवल पे भी इशू आ गया। वो जो नहीं कर पाए उनको मार्केट से ही निकलना पड़ा। अब उनको अपना पूरा प्रोडक्शन सडनली उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको बंद करना पड़ा। तो जो दूसरा केस है वो है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ये बताया गया है कि किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है और जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है उसका एक निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है वर्कर्स पे। इनफैक्ट जो वर्कर्स है उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो गई है इस बढ़ते कंपटीशन के कारण, क्योंकि अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, अब जो कंपनीज हैं, वो परमानेंट वर्कर्स हायर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अब वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं वर्क फोर्स में, वर्कर्स के साथ फ्लेक्सिबली काम करना चाहते हैं। तो एक केस के थ्रू हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी फेमस रही है, यानी कि इंडिया में कपड़े बनते हैं बहुत लार्ज अमाउंट पे और इनका डिमांड अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। पर इस बढ़ते कंपटीशन के कारण जिस कंपनीज़ में अब कपड़े बन रहे हैं उनको कम रेट पे सप्लाई करना पड़ता है दूसरी कंपनीज़ को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रेट हाई होंगे तो फिर जो अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ है वो खरीदेंगी नहीं यहाँ से रॉ मटेरियल्स, या जो कपड़े हैं उनको वो खरीदेंगी नहीं, तो इनको रेट कम करना पड़ता है। और रेट कम करने के लिए वो रॉ मटेरियल्स पे तो रेट कम नहीं कर सकते हैं। तो सारा जो असर है इस कंपटीशन का और जो प्राइस रिडक्शन का सारा इफेक्ट देखने को मिलता है वर्कर ग्रुप पे, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर क्लास के लोग हैं। पहले जब इंडियन कंपनीज थी तो इस इंडियन कंपनीज में कई सारे लोग जो हैं, कई सारे वर्कर्स के परमानेंट जॉब हुआ करते थे। परमानेंट जॉब का मतलब है कि उनको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलता था, पीएफ वगैरह मिलता था, प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता था, इसके साथ साथ उनको कुछ लीव मिलते थे और उनकी सैलरी फिक्स थी। लेकिन अब क्या होते जा रहा है कि अब उस जॉब के नेचर को टेम्प्रेरी कर दिया है कई सारी कंपनीज ने। अब वो परमानेंट वर्कर्स हायर नहीं करना चाहते हैं। टेम्प्रेरी होने का मतलब है कि अब उनकी फिक्स्ड सैलरी नहीं होगी, सैलरी में भी रिडक्शन है, अब उनको ओवर टाइम का डबल पैसा भी नहीं मिलेगा, एट द सेम टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अगर उनको एक दिन की छुट्टी भी चाहिए तो उनके पैसे कट जाते हैं उनके सैलरी में से। तो यानी कि अब जो है लेबर्स को कम पैसे मिलने लगे हैं और कई सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो वर्कर ग्रुप है इस पे। तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आपकी बुक में, अ गारमेंट वर्कर। ये एग्जाम्पल एक 35 साल की सुशीला का है जो कि एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करती थी दिल्ली में। वो एक परमानेंट वर्कर की तरह काम करती थी। इसका मतलब उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, पीएफ मिलता था, ओवर टाइम भी मिलता था जब वो काम करती थी एक्स्ट्रा। पर ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 1990s के बाद, इसके बाद वो फैक्ट्रीज जो थी जिसमें ये काम करती थी वो बंद हो गई। उनको बहुत टाइम खोजने के बाद एक दूसरी कंपनी में जॉब मिलता है, दूसरी इंडस्ट्री में। वहाँ मिल तो जाता है जॉब, पर वो एक टेम्प्रेरी जॉब है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ वगैरह कुछ नहीं है, और वहाँ का जॉब भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट जो सैलरी है, जो वेतन मिलता था सुशीला को, वो भी आधे से भी कम मिलता है। और अगर एक भी दिन की छुट्टी चाहिए होती है महीने में, यानी कि पूरे महीने उनको काम करना पड़ता है, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, और एक भी दिन की छुट्टी चाहिए होती है तो उसके पैसे कट जाते हैं। यानी कि अब सुशीला की लाइफ पहले थोड़ी कंफर्टेबल थी और सिक्योर थी, बेसिकली हम कह सकते हैं। अब वो सिक्योर नहीं है, उन कई सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में देखने को मिल रही है कि किस तरीके फिक्स नहीं है कि उनका जॉब कब तक रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं ही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो MNCs हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। पर जो वर्कर ग्रुप है, वर्कर क्लास जो है, उसको बिल्कुल भी उनका फेयर शेयर नहीं मिल रहा है। फेयर शेयर का मतलब कि अगर कंपनी बेनिफिट कमा रही है वो उन वर्कर्स के थ्रू ही कमा रही है क्योंकि वो काम करते हैं, पर उनको वो बेनिफिट का कोई भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट अब उनकी सैलरीज अब कम ही कर दी जा रही हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर्स पे या बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स रहे, उन पे तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का, पर जो वर्कर ग्रुप है या जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली इन ग्लोबलाइजेशन के कारण, और काफ़ी बैड इम्पैक्ट रहा, लाइफ चेंजिंग डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट रहा है उनके लाइफ पे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ अ स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन।
ये फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है। हमें पता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका प्रोसेस अब हमारे लाइफ से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं बिजनेस प्रोडक्शंस, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, पर इसको बेटर बनाया जा सकता है। यानी कि जो रिच पीपल थे, जो बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो पुअर पीपल हैं, उनका और नुकसान हुआ। तो इस गैप को थोड़ा कम किया जाए, इसको थोड़ा फेयर बनाया जाए, यानी कि सबको बेनिफिट मिले ग्लोबलाइजेशन का। इसके बारे में बात की जाती है फेयर ग्लोबलाइजेशन में। तो ये किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से हम फेयर ग्लोबलाइजेशन की ओर जा सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ ऐसे रेगुलेशंस ला सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंसेंटिव दे या कम रेट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करे, ताकि वो कम्पीट कर सकें, और वो जब एनफ स्ट्रॉन्ग हो जाए, एनफ उनका इनकम हो जाए कि वो अब मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, रेट पे लोन दे के या सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करके स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा जो वर्कर क्लास है, इसमें लेबर लॉज हमने पढ़ा है पिछले कुछ चैप्टर्स में लेबर लॉज के बारे में, उसको अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बनाती है, यानी कि अब वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के अंदर, अगर इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, लाइक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेके, तो इससे वर्कर क्लास को भी थोड़ा फ़ायदा होगा और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी थोड़ा कम होगा और उनको भी इस ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव ले और वो इस ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाए थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, लाइक सब्सिडी, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन, या फिर लेबर लॉज वगैरह के इम्प्लीकेशंस के साथ। तो इसी में हम बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन की। किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो, और इस ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट सबको ओवरऑल मिल सकता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लेकिन एक बॉक्स दिया गया है आपकी बुक में पिछले कुछ पेजेस में, जिसमें दिया गया है कि किस तरीके से कोई गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करती है या इनकरेज करती है अपने कंट्री में, यानी कि वो फॉरेनर्स को किस तरीके से मोटिवेट करती है कि वो आए और उनके कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि इंडिया क्या करती है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो लेबर लॉज में छूट दे देते हैं कि आप आइए, आपको इतने स्ट्रिक्ट लेबर लॉज देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर कई ऐसे जोन्स बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया में SEZs बनाए गए हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, ताकि कंपनीज वहाँ पे अट्रैक्ट हों, वहाँ पे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमेशा होती है, यहाँ पानी का सप्लाई होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है, रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंड इनफैक्ट यहाँ कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट भी कम कर देती है, यानी कि जो टैक्सेस है उनको भी कम कर देती है, ताकि फॉरेन से लोग आएँ, फॉरेन कंपनीज आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।